नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है हाइड्रोस्कोपिक, एनहाइड्रस, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। आपका जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइड्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। इसको याद रखिएगा, क्या कहते हैं, हाइड्रोस्कोपिक लवण। देखिए दोस्तों, हाइड्रोस्कोपिक लवण की विशेषता क्या है अगर यह पूछा जाए तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह जो है अपने आसपास जो है उपस्थित जल के अणुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है और उसके बाद जो है उनका अवशोषण कर लेता है। तो यहां पे दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है, हाइड्रोस्कोपिक लवण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण। यहां पे देखिए, प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है, आपको बताना है। तो अधिवासों का संरक्षण के लिए या प्राकृतिक वातावरणों के संरक्षण के लिए जो प्रयुक्त पद है या उपयुक्त पद है उसे आपको बताना है कि कौन सा पद उपयुक्त होता है प्राकृतिक अधिवासों के संरक्षण के लिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आपका जो लिखा है स्वस्थानीय संरक्षण, यह जो है प्राकृतिक अधिवासों के संरक्षण से संबंधित है। देखिए दोस्तों, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत दोस्तों आपका प्राकृतिक वनों, चारागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों, इन सभी का जो है संरक्षण किया जाता है। इसलिए जो है इसको याद रखिएगा, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत इनका संरक्षण किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों अपस्थानीय संरक्षण। ये जो है अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत क्या होता है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है संकटापन्न वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। तो संकटापन्न वन्य जीवों का संरक्षण अपस्थानीय संरक्षण में किया जाता है और जो प्राकृतिक वन, चारागाह, मैदान है उनका संरक्षण जो है स्वस्थानीय संरक्षण में किया जाता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक वनों, प्राकृतिक अधिवासों के बारे में पूछा गया था, इसलिए आपका यहाँ पे केवल स्वस्थानीय संरक्षण सही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है, आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में किस प्रजाति के समुद्री कच्छप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यही आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे देखिए, केनेप्स रिडले, लागरहेड, ऑलिव रिडले या फ्लैटबैक। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सी ऑप्शन आपका है ऑलिव रिडले, इसकी संख्या जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक है। ठीक है, तो ऑलिव रिडले के बारे में जो है ध्यान रखिएगा, ये जो है समुद्री कच्छप की एक प्रजाति है, ऑलिव रिडले। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है, आपको बताना है। ऑप्शन है वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, रसोई गैस। तो आपका जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, विश्व उष्मायन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। इसके लिए दोस्तों कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं, CO2 गैस उत्तरदायी होती है, CH4 गैस उत्तरदायी होती है, N2O गैस उत्तरदायी होती है। ये सभी दोस्तों विश्व उष्मायन के लिए उत्तरदायी होती है और ये सभी गैसें दोस्तों क्या है, कहां से निकलती हैं, वाहनों से निकलती हैं। इसलिए आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, वाहनों से निकली गैसें ये जो है विश्व उष्मायन के लिए एक कारक है। यहाँ पे दोस्तों आपका केवल ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है विटामिन, बॉक्साइट, मेटालाइट या अयस्क। किसे कहते हैं आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, धातुमय प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, किसे कहा जाता है, अयस्क को कहा जाता है। अयस्क से ही दोस्तों विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान से देखते चलिए, ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। पेड़ पौधों प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं, आपको बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और क्या प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। यहां पे दोस्तों आपका केवल बी ऑप्शन सही है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भूकंप मापा जाता है बोफोर्ट पैमाने में या डेसिबल में या न्यूटन में या रिएक्टर पैमाने में? तो आपका जवाब क्या है आप लोग बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को पूरा ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है और यह रिएक्टर पैमाना दोस्तों सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका केवल डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है, आपको यह बताना है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना या अत्यधिक वर्षा या अम्ल वर्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण दोस्तों क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, वैश्विक उष्मांक के कारण या जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसके प्रभाव से जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और तापमान के बढ़ने से क्या होता है, जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं या जो पहाड़ वाले इलाके होते हैं, ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ जमे होते हैं वो जो है क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं तापमान वृद्धि के कारण। और जिसके कारण जो पिघले हुए बर्फ होते हैं वे कहाँ चले जाते हैं, महासागरों के जल में मिल जाते हैं, इससे महासागरों का जल स्तर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना ये जो है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस सल्फर डाइऑक्साइड होती है, SO2 होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका केवल डी ऑप्शन सही है, SO2 जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, वायु प्रदूषण को दोस्तों वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका केवल ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। वृक्ष जो है क्या करते हैं दोस्तों, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून या 5 सितंबर? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आप सब जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह जो है लगभग हर बार ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, आपको बताना है। आयन मंडल, ओजोन परत, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल? यहाँ पे देखिए दोस्तों, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सुरक्षित रखता है? ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। कौन सी हानिकारक किरणों से दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, परावैंगनी किरणों से। सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं, इससे जो है ओजोन स्तर जो है या ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करता है या पृथ्वी को जो है सुरक्षित रखता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी जगह के फ्लोरा और फाइना सूचित करता है, क्या सूचित करता है? पेड़ पौधों या जंतुओं को, या मछलियों एवं पेड़ पौधों को, या जंतुओं एवं मछलियों को, या पक्षियों एवं पेड़ पौधों को? तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी जगह के फ्लोरा और फाइना जो है ये जो है पेड़ पौधों और जंतुओं को सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। तो यहाँ पे आपका केवल ए ऑप्शन दोस्तों सही है। सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखते चलिए, ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी टेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्या उदाहरण है आप लोग बताइए? वायु, तालाब, जल या मृदा? तो पारिस्थितिकी तंत्र का क्या उदाहरण है आपको बताना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? यहाँ पे तालाब है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। देखिए दोस्तों, तालाब में जो है जैव और अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की भी उपस्थिति होती है, इसलिए यहाँ पे जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है यह तालाब जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन जीवीय कारक नहीं है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। आप लोग बताइए आपका जवाब क्या है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो प्रस्तर लिखा गया है यह जीवीय कारक नहीं है, ठीक है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ये सभी क्या है? जीवीय कारक हैं, लेकिन आपका जो प्रस्तर लिखा गया है यह जो है अजैव कारक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल या जल मंडल या वायुमंडल या प्रकाश मंडल? आप लोग बताइए आपका जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, अधिकतर पेड़ पौधे जो होते हैं ये जो है स्थल मंडल में पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों
स्थल मंडल पे वे सभी तत्व आसानी से जो है पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो उनके वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए यहाँ पे दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्थल मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से देखिए। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनीवोर? आप लोग बताइए, आपका जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? उसे हम जो है स्कैवेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। स्कैवेंजर दोस्तों ये मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं और मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों स्कैवेंजर के अंतर्गत आपका कौन कौन सा आता है? जैसे कि मक्खी हो गया, गिद्ध हो गया, ये जो है स्कैवेंजर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका केवल सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सीएनजी संक्षिप्त रूप है, किसका संक्षिप्त रूप है? आपको यह बताना है। क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस? तो आप लोग बताइए, आपका जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, सीएनजी संक्षिप्त रूप किसका है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही है। किसका है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? दाबित प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो आपको बताना है इसमें कि विश्व उष्मायन का कारण क्या है। याद रखिएगा, विश्व उष्मायन का कारण दोस्तों वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है दोस्तों। वायु प्रदूषण के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? जो अवांछनीय गैसें होती हैं वे अधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाती हैं और सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं दोस्तों वह पुनः वापस नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण जो है जो सूर्य द्वारा प्रदान उष्मा रहती है यही पृथ्वी पर बनी रहती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है, जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों आपका बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वायु प्रदूषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए सभी प्रश्न आप लोग। महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है जो लगभग है, तो कितने भाग को जो है महासागर घेरा हुआ है? आपको यह बताना है। तो ध्यान रखिएगा 3/4 भाग को। ठीक है, महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है जो लगभग पृथ्वी का 3/4 भाग है। कितना है? 3/4 भाग है। यहाँ पे दोस्तों आपका केवल ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए सभी प्रश्न। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, किसका निक्षेपण होता है? आपको यह बताना है। क्या सिलिका का या मैग्नीशियम कार्बोनेट का या कैल्शियम कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का? दोस्तों याद रखिएगा, स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट में जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण आपको बताना है। धुआं और कुहासा, क्या यह वायु प्रदूषण का उदाहरण है? तो बिल्कुल दोस्तों यह वायु प्रदूषण का उदाहरण है। वाहनों से निकली गैसें भी वायु प्रदूषण का एक उदाहरण मानी जाती हैं। जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैसें भी वायु प्रदूषण का उदाहरण मानी जाती है। इसलिए आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है, किसका प्रयोग वर्जित किया गया है? आपको यह बताना है। भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले। किसका प्रयोग वर्जित है दोस्तों? तो आप बताएंगे प्लास्टिक के थैले का प्रयोग जो है वर्जित किया गया है। क्यों किया गया है दोस्तों? क्योंकि जो है यह जो है आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही इसका जो है पुनः चक्रण किया जा सकता है, इसलिए जो है प्लास्टिक के थैले पर रोक लगाई गई है। चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है हवा में? आपको बताना है। 44%, 23%, 40% या 21%? तो आप लोग बताइए आपका जवाब यहाँ पे क्या है। देखिए दोस्तों, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वह लगभग कितना है? 21% है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों 78% होती है, इसको याद रखिएगा। यहीं पे हम लिख देते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% यहाँ पे लिखाई है। और
इसके साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03% होती है, और शेष जो अन्य गैसें होती हैं वो 0.97% होती हैं। तो मुख्य रूप से इनको याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है 78% और ऑक्सीजन 21%। यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया था तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, परम तापमान पैमाना कौन सा है, आपको यह बताना है, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन या ये सभी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, परम तापमान पैमाना केल्विन होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किसके द्वारा, सभी पौधों द्वारा या सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा या सभी हरे पौधों द्वारा या वायरसों द्वारा। आप लोग बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये सभी हरे पौधों द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक है, तो सभी हरे पौधों द्वारा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, आपको बताना है। यहाँ पे आपको यह बताना है दोस्तों कि ऐसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो आपका जवाब होगा दोस्तों यूएन। यूएन दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। बात करें डब्ल्यूएचओ की दोस्तों, तो डब्ल्यूएचओ भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह जो है पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका केवल डी ऑप्शन सही है, यूएन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा, क्या वायु प्रदूषण होगा या ध्वनि प्रदूषण होगा या जल प्रदूषण होगा या ये सभी होंगे। तो आप लोग बताइए आपका जवाब क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, जल प्रदूषण होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फान में, डेसी में या डेसीबल में या डेसिमल में। तो आप लोग बताइए किस में मापा जाता है। देखिए दोस्तों, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण ये जो है डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति जो होता है वह 70 से लेकर के 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि क्या करता है, सहन कर सकता है, और इससे अधिक तीव्रता जो होती है दोस्तों वह ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है, वह ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। यहाँ पे दोस्तों आपका डेसिबल बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, आपको यह बताना है। क्या कागज हानिकारक है या कपड़ा या धातु या प्लास्टिक। तो आप कहेंगे दोस्तों पर्यावरण के लिए प्लास्टिक जो है यह बहुत ही हानिकारक होता है। यहाँ पे कागज, कपड़ा, धातु ये जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन आपका जो प्लास्टिक है दोस्तों ये पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होता है, क्योंकि दोस्तों इसे जो है ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। यहाँ पे आपका केवल डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे 30 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।